स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आज के इस वीडियो में जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट केसेस अपन डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट केसेस जो भी उस पर्टिकुलर मंथ में हुए होते हैं वो डिस्कस करती हूँ। आज अपन जुलाई को डिस्कस करने वाले हैं। जून तक के केसेस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इस वीडियोस में अपन बहुत ही क्रिस्प तरीके से समझ लेंगे कि क्या उस केस में होल्ड किया गया था और किस बेसिस पे वो केस बेस्ड था, किस चीज पे वो केस बेस्ड था, ये अपन इस पे देख लेंगे। सबसे पहले आप जुडिशरी गोल्ड का पार्ट बन सकते हैं। हर बच्चा जो अपने घर पे बैठा है वो जुडिशरी गोल्ड का पार्ट बन सकता है। जुडिशरी गोल्ड के कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एनरोल करके नया बैच आ रहा है मंडे से, इसी मंडे से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द जुडिशरी गोल्ड फैमिली। जुडिशरी गोल्ड एक सिल्वर सितंबर ऑफर भी चला रहा है आपके लिए, जिसमें हम 70% तक ऑफ दे रहे हैं अपनी ग्रैंड मास्टर्स बॉक्स दैट इज जीएमबी पे, एंड अप टू 50% ऑफ हमारे स्टेट स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज पे। यू कैन अवेल दिस ऑफर और आप इसको ले सकते हैं। दूसरा, ऑल इंडिया जुडिशियल स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, ये भी हो रहा है संडे को, इस अपकमिंग संडे को होगा। इसमें आपके पास मौका होता है 100% तक की स्कॉलरशिप जीत के हमारे इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। अब जो केसेस अपन डिस्कस करने वाले हैं उसमें आज पहला केस है के.एम. मंजुनाथ वर्सेस इरप्पा। इस केस में हुआ क्या था, दिस वाज बेस्ड ऑन लीज अग्रीमेंट पे ये बेस्ड था। यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड थे उनका कहना था कि भाई टेनेंसी खत्म हो चुकी है, जो लीज का अग्रीमेंट है वो अब खत्म हो चुका है, तो अब मेरे को मेरा लैंड वापस कर देना चाहिए। जबकि जो पर्सन था हु वाज होल्डिंग दैट लैंड, उसका कहना था कि नहीं, सिंस द लैंडलॉर्ड इज स्टिल taking money from me, still taking rent from me, I'm still entitled to stay on this land। और क्योंकि मुझे स्टैट्यूटरी नोटिस नहीं दिया गया अंडर सेक्शन 106 में स्टैट्यूटरी नोटिस देना पड़ता है जब आपको टर्मिनेट करना होता है आपके लीज अग्रीमेंट को या लीज को। बट यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये एफ्लक्स ऑफ टाइम पे, टीपीए में एक आप प्रोविजन देखेंगे जहां पे कहा गया है कि एफ्लक्स ऑफ टाइम, अगर आपकी टेनेंसी, अगर आपकी लीज अग्रीमेंट ऐसा था जिसमें आपकी लीज वाज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ओनली, अगर आपकी लीज लिमिटेड पीरियड की थी तो वहां पे एफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब वो टाइम खत्म हो जाने के बाद, जितना टाइम पीरियड की वो टेनेंसी थी, वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली वो लीज टर्मिनेट हो जाती है। वहां पे सेक्शन 106 का नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली अगर कुछ मेंशन करके रखा है, आपने स्पेसिफिकली अगर सिर्फ किसी को 1 साल के लिए अपना लैंड दिया हुआ है लीज पे, तो फिर उस 1 साल के खत्म हो जाने पर आपको कोई नोटिस नहीं देना है, उस इंसान को आपका लैंड वापस करना ही है। आप चाहे तो उसे एक्सटेंड जरूर कर सकते हैं, एक्सटेंड करेंगे दोनों लैंडलॉर्ड और जो भी पर्सन है जो उसमें रह रहा है लैंड पे, दोनों अग्रीमेंट से उसे एक्सटेंड जरूर कर सकते हैं। लेकिन मियरली बिकॉज ऑफ द रीजन कि आज भी लैंडलॉर्ड आपसे रेंट ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, he is accepting you as a tenant and you can continue in that tenancy, you can not। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 106 का स्टैट्यूटरी नोटिस देने की। बिना नोटिस दिए भी टाइम पीरियड खत्म हो जाने पे आपकी लीज जो है वो खत्म हो जाती है। दूसरा केस वाज इन री पेरी कांसाग्रा। अब इस केस में, दिस केस वाज एन इंटरेस्टिंग केस जहां पे कोर्ट के सामने ये चीज आई थी कि क्या अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है या फॉल्स एफिडेविट देता है कोर्ट में, तो क्या वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा। कोर्ट ने कहा हाँ, आप अगर कोर्ट के सामने फॉल्स एफिडेविट दे रहे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कोर्ट का प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आपके ऊपर उस केस में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाया जाएगा। आप सभी को पता होगा जब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलता है, दैट इज बेसिकली ऑन द ग्राउंड कि भाई आपने इंटरफियर किया है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे अगर आप फॉल्स एविडेंस देके कोर्ट का प्रेशियस समय बर्बाद करके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में अगर बाधा बन रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दूसरा, नाइलिन इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड वर्सेस पावरिका लिमिटेड। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह आया था कि सेक्शन 25 सीपीसी, जब सेक्शन 25 सीपीसी का मामला आता है, जहां पे सेक्शन 25 के अंदर ये आता है कि भाई ट्रांसफर करना है, अगर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अगर ट्रांसफर करना है केस को इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी।
तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आया था कि जिस कोर्ट में भी मैटर चल रहा है उनके पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ही नहीं है इस पर्टिकुलर सूट को एंटरटेन करने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सेक्शन 25 की जब हम पिटिशन को एंटरटेन करते हैं तब हम वहां पे ये नहीं देख सकते कि सामने वाले कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है या नहीं, ये हमारे एम्बिट के बाहर है। हम सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि मैटर को ट्रांसफर करना है या नहीं। ट्रांसफर पिटिशन में हम कभी भी ये एंटरटेन नहीं कर पाएंगे कि कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है या नहीं। हमारे पास सिर्फ उतनी ही पावर है ये डिसाइड करने के लिए कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं। उसके बाहर हमारे पास सेक्शन 25 में कोई पावर नहीं है। अगला केस वाज अकेला ललिता वर्सेस श्री कोंडा हनुमंत राव। इस केस में हुआ क्या, इस केस में एक वुमेन थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली और जो उनका पहली मैरिज से जो बच्चा था उसको वो अपने साथ ले गई। अब वो चाहती थी कि उसके उनके बच्चे को उनके जो दूसरे पति हैं उनका सरनेम दिया जाए, बट जो इस बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो पहले पति से ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो चाहते थे कि उनको उनके बेटे का सरनेम दिया जाए। बट यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 6, जब अपन सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड अडॉप्शन एक्ट की बात करते हैं, उसने अब विमेन का जो स्टेटस है वो ऊपर उठा दिया है। अब विमेन इज इक्विवेलेंट टू द हस्बैंड, जो वाइफ है उसका स्टेटस हस्बैंड के इक्विवेलेंट है अपने बच्चे के बारे में डिसाइड करने के लिए। वो अपने बच्चे के बारे में जो चाहे जैसा चाहे डिसाइड कर सकती है। दूसरी चीज, सरनेम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक इंसान की लाइफ में। अगर एक बच्चा, मान लीजिए वो बच्चा कल को स्कूल जाएगा, वहां पे उससे दूसरे बच्चे ये सवाल पूछेंगे कि आपकी मदर का सरनेम अलग और आपका सरनेम अलग कैसे है, तो दिस विल बी ह्यूमिलेटिंग फॉर हिम और उसको अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, बहुत सारा ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ सकता है, जो कोर्ट अलाउ नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि अगर उसकी मदर को लगता है कि उसके बच्चे को उसके सेकंड पति का सरनेम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, उसका सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, सो इट इज टोटली ऑन द वुमेन टू डिसाइड कि वो अपने बच्चे को किसका सरनेम देना चाहती है। द नेक्स्ट केस वाज नंददुलाल प्रधान वर्सेस दिबाकर प्रधान। इसमें आप सभी को पता होगा एक्स पार्टी डिक्री आती है अगर डिफेंडेंट को जब बुलाया जाए कोर्ट में और डिफेंडेंट नहीं आता तो कोर्ट उसकी एब्सेंस में एक्स पार्टी डिक्री पास कर देती है। अब इसी एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने के लिए डिफेंडेंट एप्लीकेशन कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स की उसको नोटिस नहीं मिला या फिर किसी और सफिशिएंट कॉज की वजह से वो कोर्ट आ नहीं पाया। अब जब कोर्ट ये सेट असाइड करती है एप्लीकेशन, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ सवाल ये था कि क्या सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन अलाउ कर देने के बाद कि भाई अलाउ कर दिया, अब वो एक्स पार्टी डिक्री हट चुकी है, अब दोबारा से केस स्टार्ट हो रहा है, दोबारा से सूट का ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, तो क्या उस टाइम पे जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ के विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल कर सकता है। जब एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड हो रही है तो वापस से सूट में पूरा प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, वापस से सूट चल रहा है, तो सारे ही राइट्स डिफेंडेंट के पास होंगे। तो डिफेंडेंट विल आल्सो हैव द राइट टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस ऑफ द प्लेंटिफ। उसके बाद अगला केस वाज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस पी नागराजू एट द रेट चेलवैया। इस केस में 34 सेक्शन 34 एंड सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट को डिस्कस किया गया। सेक्शन 34 के अंदर सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन होती है, आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन होती है और उसी की अपील होती है 37 के अंदर। तो जो क्वेश्चन था कोर्ट के सामने वो ये था कि भाई क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मॉडिफाई कर सकते हैं उसी अवार्ड को जिसकी सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन आई है, क्या उसको मॉडिफाई किया जा सकता है इन दोनों सेक्शंस के अंदर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ यहाँ पे इतना कर सकते हैं कि हम उस अवार्ड को वापस भेज सकते हैं, रिमांड कर सकते हैं टू द आर्बिट्रेटर्स जिन्होंने ओरिजिनली इसे डिसाइड किया था, हम वापस उनके पास इसको भेज सकते हैं। फिर उसको मॉडिफाई करना है, अगर मान लीजिए अगर 50,000 का उन्होंने अवार्ड दिया था और उसको 1 लाख पे अगर बढ़ाना है तो वो डिसीजन कौन लेगा? वो डिसीजन हम नहीं ले सकते, वो आर्बिट्रेटर ही लेगा। ऑल वी कैन डू इज वी कैन रिमांड बैक द केस टू द आर्बिट्रेटर। The next case and the last case for the day is Asian Hotel Not Limited versus Alok Kumar Lodha। इसमें जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो ये था कि क्या जो पर्सन्स नेसेसरी पार्टीज नहीं है क्या उनको ऐड करने के लिए भी अमेंडमेंट किया जा सकता है? कोर्ट ने कहा नहीं,
अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नेसेसरी पार्टी नहीं है और आप उसको ऐड करना चाहते हैं, तो वो अमेंडमेंट, वो प्लेंट में अमेंडमेंट के थ्रू हम अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज हम कोई भी ऐसा अमेंडमेंट अलाउ नहीं करते हैं जिससे पूरा नेचर ही चेंज हो जाए। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को ऐड करोगे जो कि नेसेसरी पार्टी नहीं है इस पर्टिकुलर सूट में, तो आप एक तरीके से नेचर चेंज कर रहे हो उस सूट का। प्लस दिस विल ऑल्सो बी मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जो हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने स्ट्रिक्टली यहाँ पे कहा कि आप जब भी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन करते हैं, अमेंडमेंट सिर्फ वही अलाउ किया जाएगा जहां पे बहुत जरूरी है फॉर डिटरमाइनिंग द रियल मैटर इन कंट्रोवर्सी। अगर उसके अलावा कुछ भी करना है, अगर आपको नेचर ऑफ द सूट पूरा चेंज करना चाहते हो आप किसी अमेंडमेंट करके, तो वो हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते। ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। सारे ही केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बहुत ही क्रिस्प तरीके से, छोटे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर पसंद आया हो, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।